मैं इस वक्त हॉस्पिटल में बैठे फ्रेश को घूरे जा रही थी, लेकिन मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी, इसलिए बार बार बेचैनी से उठकर सामने वाले बंद दरवाजे के पार देखने की कोशिश करती। मेरा पूरा जिस्म कँपा रहा था और मेरी टांगों में एक अजीब सी लर्जिश थी, जिसको अपनी कोशिश के बावजूद भी काबू नहीं पा रही थी, क्योंकि इस वक्त मैं जिस हाल से गुजर रही थी वो सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानती थी। मैं इस वक्त अपने दिल की बेचैनियों को दबाने की कोशिश कर रही थी, और जो मैंने सोचा है ऐसा कुछ भी ना हो, यह कहकर मैं दिल में अल्लाह से दुआ मांग रही थी, अल्लाह मेरे फैसले को बेहतर कर दे। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि दुआओं की कबूलियत का वक्त अब गुजर चुका है और अब मुझे कड़े इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा। मेरी नजरें बार बार कभी घड़ी की तरफ उठती या फिर कभी बंद दरवाजे की तरफ, लेकिन अब तक 2 घंटे गुजर चुके थे, लेकिन उस दरवाजे के पार से कोई नहीं आया था। अगर कोई आ जाता तो मुझे पता चल जाता कि मेरा मुजरिम कौन है। मैं इस वक्त दरवाजे की तरफ देख ही रही थी कि अचानक दरवाजा खोलकर अंदर से एक डॉक्टर बाहर आया था। फौरन इसके पास दौड़ती हुई गई और इससे पूछने लगी कि डॉक्टर क्या रिपोर्ट्स आई है, कुछ पता चला। मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी, तो इसने रिपोर्ट्स मेरे हाथ में रख दी, तो मैंने इसकी तरफ बेचैन नजरों से देखा। मैंने नासमझी से डॉक्टर की तरफ देखते हुए रिपोर्ट्स पढ़ने लगी, जिसको पढ़ने के बाद मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। मैंने बेचैनी से डॉक्टर की तरफ देखा तो इसने हाँ में सर हिला दिया। जहाँ पे कुछ देर बैठी हुई इंतजार कर रही थी, इसे बेंच के ऊपर गिर से गई थी। मेरी हालत इस वक्त क्या हो रही थी ये बस मैं ही जानती थी। मेरा रुख जिस तरफ था मैं अच्छी तरह से जानती थी और मेरा कदम इसी तरफ उठ रहे थे। तभी मैंने अपने मासूम बच्चे को उठाया और हॉस्पिटल से चली गई। मैंने अब अच्छी तरह से सोच लिया था कि अब मुझे क्या करना है। आज मुझे मौका मिल रहा है अपने आप को पाकीज़ा साबित करने का। यह मौका मैं हरगिज़ भी गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं सीधा इसी तरफ चली आई थी जहाँ पर मैं कभी रहा करती थी और जहाँ पर कभी मेरा घर हुआ करता था। मेरा नाम नसरीन है। मैं बहुत ही मासूम और कम उम्र लड़की थी। मेरी उम्र महज 20 साल थी। मैं एक छोटे से घर में भैया और भाभी के साथ रहती थी। मेरे भैया और भाभी आपस में तो बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरे साथ इनका रवैया बड़ा नॉर्मल था। लेकिन भाभी तो हर वक्त मुझे ताना ही देती रहती थी। बहुत अर्सा पहले ही मेरे अब्बा का इंतकाल हो चुका था। अब तो मुझे इनकी शक्ल तक याद नहीं थी। मैं इन्हें सिर्फ तस्वीरों में ही देखा करती थी और तस्वीर में देखकर ही मुझे इस बात का इल्म था कि ये मेरे वालिद हैं। और भैया की शादी के कुछ अर्से बाद अम्मा का भी इंतकाल हो चुका था। अम्मा ने भैया की शादी बहुत ही ख्वाहिश से करवाई थी। भैया मुझसे 8 बरस बड़े थे। मैं भी भैया की शादी में बहुत खुश थी और भाभी रुखसत होकर हमारे घर आई थी। मेरी भाभी किसी दूर के रिश्तेदार की बेटी थी। अम्मा को भाभी बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए बिना सोचे समझे अम्मा ने भैया की शादी भाभी से कर दी थी। शादी के मौके पर माहौल बड़ा खुशगवार सा था और भाई की शादी हो गई और ये खुशियों वाले दिन बड़े अच्छे थे और हम भी भैया के साथ साथ हम भी बहुत खुश थे। घर में भाभी के आने से तो एक रौनक सी लग गई थी और मैं तो हर वक्त भाभी के साथ ही रहती थी। 1 महीना हो गया था भाभी को आए हुए और इस 1 महीने में ही अम्मा की तबीयत खराब हो चुकी थी। जब तक अम्मा को हॉस्पिटल ले जाती तब तक वो रास्ते में ही दम तोड़ चुकी थी। हमारी जिंदगियों से अम्मा का यूं अचानक चले जाना हम सबको एक सदमे में डाल गया था। हम तो इस हकीकत को कबूल ही नहीं कर पाए थे। अम्मा के चले जाने से घर में एक वीरानी से छा गई थी और वो घर जहाँ पर इतनी खुशियां महक रही थी अब तो पूरे घर में गम के साए मंडला रहे थे। भैया तो और भी ज्यादा उदास थे और भाभी भी अम्मा के चले जाने से बहुत ही ज्यादा रंजीदा थी। हालांकि इनका अम्मा के साथ इतना वक्त नहीं गुजरा था, लेकिन फिर भी वो अम्मा के जाने पर बेहद उदास थी। ऐसे लम्हे में भाभी ने मेरा बहुत साथ दिया था। मैं जब रोते रोते अम्मा को याद करती तो भाभी मुझे हौसला देती, मुझे हिम्मत देती और यूं भाभी की बदौलत ही मैं इस गम से बाहर निकल आई थी। अभी कुछ ऐसा ही अम्मा के इंतकाल को गुजरा था कि अचानक भाभी के तेवर बदलने लगे थे और अब वो पहले जैसी ही नहीं रही थी। वो काफी बदल चुकी थी। भाभी अब आहिस्ता आहिस्ता सारे कामों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डालती जा रही थी और मैं सीधी सादी और मासूम सी भाभी की बातों में आ गई और घर के सारे काम करने लगी, जबकि भाभी अब बाकायदा आराम से बैठकर मुझ पर हुक्म चलाती थी और मैं खामोशी से इनकी बात मानने पर मजबूर थी। अक्सर मैं नमनाक आंखों से भाभी की तरफ देखकर रह जाती। मुझे यकीन नहीं आता था कि ये वही भाभी है जो मुझ पर जान निछावर करती थी और अम्मा के बाद उन्होंने कल से अपना पैंतर बदला था कि एकदम ये इतनी पराई हो गई थी कि अब मुझे इनसे बात करते हुए भी डर लगता था। अभी भाई की शादी को 6 महीने गुजर चुके थे। मैं अम्मा माँ के मरने के बाद दोबारा कॉलेज नहीं जा सकी थी क्योंकि भाभी ने मना कर दिया था और इनका कहना था कि हम जल्दी ही तुम्हारी शादी कर देंगे। लेकिन मैंने भाई के सामने काफी एहतजाज किया और कहा कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, मुझे इस तरह पढ़ाई से दूर मत करे। लेकिन भाई ने यही कहा कि जो तुम्हारी भाभी कह रही है वही तुम्हारे लिए भले के लिए ही है। वैसे भी तुमने मैट्रिक में कौन सा इतने अच्छे नंबर लिए थे जो अब तुम कॉलेज जाकर झंडे गाड़ना चाहती हो।
भाई की इस बेरुखी ने मुझे अंदर तक तोड़ कर रख दिया था और मैं खामोश हो गई। दोबारा मैंने कॉलेज जाने का नाम नहीं लिया और अपनी किताबों को उठाकर एक तरफ रख दिया। हालांकि मुझे बेहद शौक था और अम्मा भी यही चाहती थी कि मैं खूब पढ़ लिख जाऊं, लेकिन भाई और भाभी की बेएतनाई और लाताल्लुकी की बदौलत मैं अपना यह ख्वाब पूरा नहीं कर सकी और सारा दिन घर में ये बेलगाम की तरह भाभी के काम करने में मसरूफ रहती। इन्हीं दिनों में भाभी अपने मैके गई हुई थी। काफी अरसे के बाद वो ये रहने गई थी और मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे मुझे खुली फिजा में सांस में असर आ गया है। मैं बड़े परसुकून भरे अंदाज में आजकल का वक्त गुजार रही थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यह वक्त एक नई तब्दीली लेकर आएगा और मैं आने वाले वक्त के घन चक्कर में खोकर अपनी बर्बाद जिंदगी पर मातम करती रहूंगी। अगर जो मुझे पहले इस बात की खबर हो जाती तो शायद मैं अपने साथ होने वाली अनहोनी को रोक लेती। भाभी तकरीबन एक हफ्ते के बाद अपने मैके से वापस आई थी और इनका भाई इनके साथ ही था। यहाँ मैं ये बताती चलूं कि भाभी 5 बहनें और एक ही भाई था और भाई सब बहनों से छोटा था और इसकी उम्र तकरीबन 17 बरस थी, लेकिन वो ज़हनी तौर पर कुछ ठीक नहीं था। दिमागी तौर पर वो एक बच्चा था और सारे घर वाले इसे एक बच्चा समझकर ही ट्रीट करते रहते थे। यही वजह थी कि वो घर भर का लाडला था और भाभी की अम्मी अक्सर इसके नाज नखरे उठाती, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी आंखों में आंसू छुपा नहीं पाती थी क्योंकि इनका एक बेटा था और वो भी ऐसा पागल और मजनू। और जब भाभी मैके से वापस आई तो इनका भाई रोने लगा और कहने लगा, आपा मुझे आपके साथ जाना है, आप मुझे बहुत याद आती हो। हालांकि भाभी ने इसे काफी मना किया था, लेकिन वो बाज नहीं आया था। भाभी भी जानती थी कि ऐसे शख्स की जिम्मेदारी उठाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी वो अपने भाई की मोहब्बत में इसे अपने साथ ले आई और मैं इसे यूं अचानक देखकर हैरान रह गई थी। तभी भाभी ने मुझे खाने का कहा तो मैं बावर्ची खाने में चली आई। अपनी झोंक में मैं खाना गर्म कर रही थी कि मुझे पीछे से भाभी की भाई आजान की आवाज सुनाई दी। कहने लगा, मुझे पानी चाहिए। मैंने फौरन आगे बढ़कर फिर से इसे पानी का गिलास निकाल कर दिया तो वो पानी हाथ में पकड़े वही खड़ा रहा। इसकी मौजूदगी से मुझे उलझन होने लगी थी। हालांकि ज़हनी तौर पर वो एक बच्चा था, लेकिन देखने में वो एक जवान मर्द था और इसका यूं किचन में मौजूद होना मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तभी मैंने हिम्मत करते हुए इसे कहा, आप बाहर मेज पर चले, मैं खाना लेकर आती हूँ। जबकि वो कहने लगा, नहीं मैं यहाँ पर ठीक हूँ, तुम काम करते हुए अच्छी लग रही हो। इसने बचकाना से अंदाज में कहा था, लेकिन ना जाने क्यों मुझे नागवार लगा। तभी मैं सिर्फ इसे घूर कर रह गई थी। मैं इसे कुछ सख्त नहीं करना चाहती थी क्योंकि फिर इसी तरह मेरी पोजीशन अकुड़ हो सकती थी, इसलिए खामोश हो गई और अपना काम मुकम्मल करने लगी। जबकि वो तब तक वहीं पर खड़ा रहा था और वहाँ से हिला तक नहीं था। भाभी के भाई के घर में मौजूदगी मुझे अजीब सी उलझन में मुब्तला कर रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी नए अजाब से दो चार हो गई हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं जाती वो मेरे पीछे पीछे आता। इसका यही कहना था कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, तुम बहुत अच्छी हो, मेरे सारे काम करती हो, खाना बनाकर देती हो, मुझे चाय बनाकर देती हो, जबकि ये तो मेरे लिए मामूल के काम थे। लेकिन इसका यहाँ पर यूं आकर रहना मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तभी कुछ दिन इसे बर्दाश्त करते हुए एक दिन भाई जब दफ्तर से आए तो मैं इनके सर पर जा पहुंची। भाई ने मुझे यूं देखा तो कहने लगे, क्या बात है छोटी, कुछ कहना चाहती है क्या? भाई ने मसरूफियत भरे अंदाज में पूछा तो मैं उंगलियां चटकाने लगी। समझ नहीं आ रही थी कि इस मौजू पर भाई से कैसे बात करूं। वो तो शुक्र है कि भाभी इस वक्त नहाने गई हुई थी, अगर वो सामने होती तो मैं कुछ भी ना कह पाती। तभी वक्त के किल्लत के बाद मैंने जल्दी जल्दी भाई से कहा, भैया भाभी का भाई आजान जब से इस घर में आया है मुझे बहुत अजीब लग रहा है, जैसे अपने ही घर में कैद होकर रह गई हूँ। आप प्लीज इसे किसी तरीके से वापस भिजवा दें, मुझसे इस तरह यहाँ पर रहा नहीं जा रहा। मैंने मिन्नत भरे अंदाज में भाई से कहा तो कुछ सोचती हुई निगाहों से मेरी तरफ देखकर कहने लगे, क्या इसने कोई बदतमीजी की है? भाई ने पूछा तो मैंने फौरन नाम में सर हिलाया और कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ना जाने क्या बात है, वो मेरे आगे पीछे फिरता रहता है, हर वक्त मेरी तारीफ करता रहता है और मुझे बहुत अजीब लगता है। मैं नहीं चाहती कि वो इस घर में रहे। मैंने भाई से कहा तो भाई कुछ सोचकर कहने लगे, ठीक है मैं देख लेता हूँ, तुम परेशान मत हो। भाई ने यह कहकर मेरा मान बढ़ा दिया था और मैंने मनमूमियत भरे अंदाज में इन्हें देखा और कमरे से निकल आई। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी ये बातें भाभी ने भी सुन ली हैं और इनके दिल में नफरत का एक लावा उबला पड़ा है। अगर जरा भी मुझे इस बात का अंदाजा होता तो मैं कभी कमरे में भाई के साथ ही बात न करती, बल्कि इन्हें बाहर बुला लेती। दिन इसी तरह गुजर रहे थे और मैं इस बात की मुंतजिर थी कि कब भाई आजान को वापस इस घर में भिजवा देते हैं, लेकिन अभी तक वो गया नहीं था और अब तो मुझे बाकायदा मायूसी होने लगी थी। आजान को इस घर में आए हुए 2 महीने से ज्यादा का अरसा गुजर चुका था और वो जाने का नाम भी नहीं ले रहा था। मैंने अपने तौर पर भाई से बात कर ली थी, ना जाने भाई ने कोशिश की या नहीं, या फिर मुझे टाल दिया था, मैं ये नहीं जानती। लेकिन अजान अभी तक यहीं पर था। जब एक दिन अचानक कपड़े धोने के बाद जब मैं इन्हें फैलाने के लिए छत पर ले जाने लगी तो चक्कर आ जाने के बाद मैं नीचे गिर गई और फिर इसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल के कमरे में मौजूद थी और भाई भाभी मेरे करीब मौजूद थे। इनके चेहरे पर बड़े नाकाबिले फहम से तासुरात थे और वो दोनों बाकायदा गुस्से से मेरी तरफ देख रहे थे। मैं बेहद परेशान हुई और अपने दुखते हुए सर को थाम कर भाभी से कहा, भाभी मुझे क्या हुआ है, हम हॉस्पिटल क्यों आए हैं? मैंने कमजोरी भरे लहजे में भाभी से कहा तो वो नफरत से कहने लगी,
मुबारक हो तुम्हें, तुम माँ बनने वाली हो। भाभी की ये बात सुनकर मैंने नासमझी से इन्हें देखा और एकदम गुस्से से बोली, भाभी ये आप क्या कह रही हैं? क्या आप अपने हवासों में तो हैं? मेरे इस तरह चिल्लाकर कहने पर वो एकदम गुस्से में आई और कहने लगी, हाँ मैं बिल्कुल अपने हवासों में हूँ, लेकिन तुमने तो अपने हवासों में हो और ना ही अपने आप में हो। ना जाने कब से ये सारा सिलसिला चल रहा है, हम तो अनजान ही बने रहे। भाभी ने यह कहा तो मैंने नासमझी से भाई की तरफ देखकर कहा, भाई ये भाभी क्या कह रही है? आखिर सच क्या है? जबकि भाई भी नफरत से बोले, तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, यही सच है, तुम माँ बनने वाली हो। अब मुझे सच सच बताओ, ये किसका गुनाह है? भाई ने गुस्से से मुझसे पूछा तो मैं बेयकीनी भरी निगाहों से इन्हें देखकर रह गई। तभी हिम्मत करते हुए इनसे बोली कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, यकीनन डॉक्टर को कोई गलतफहमी हुई है। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, तो फिर ये बच्चा कैसे हो सकता है? आखिर ये किसका हो सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने रोते हुए अपने सफाई पेश करने की कोशिश की, जबकि भाई कहने लगे, डॉक्टर्स की रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती और डॉक्टर ने ये नहीं 2-3 टेस्ट किए और भी किए हैं, जिसके साथ यही साबित होता है कि तुम माँ बनने वाली हो। लेकिन मैं ये नहीं जान पा रहा कि आखिर तुमने किसके साथ मेरी इज्जत का सौदा किया और क्यों किया। भाई ने बड़े टूटे हुए अंदाज में मेरी तरफ देखकर कहा तो मैं अंदर से कट कर रह गई थी। तभी इनसे बोली, खुदा की कसम भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ये तो आज तक किसी मर्द से कभी बात तक नहीं की और आप इतनी बड़ी बात सोच रहे हैं। मैं नहीं जानती ये सब क्या है, क्यों है। यकीनन डॉक्टरों को कोई गलतफहमी हुई है, आप दोबारा मेरी टेस्ट करवा लें। मैंने भाई से कहा तो भाई नफरत से मेरी तरफ देखकर कहने लगी। मैंने कहा, ना सिर्फ ये टेस्ट नहीं, वो तुम्हारे इसके अलावा भी काफी टेस्ट हुए हैं जो इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन मैं खुद शर्मिंदा हूँ कि अपनी बहन को पहचान नहीं सका। मुझे अफसोस है कि तुम मेरी बहन हो। भाई ने नफरत से मुझे देखते हुए बाहर का रुख किया, जबकि भाभी भी नफरत से घूरते हुए भाई के पीछे चली गई और मैं बेइख्तियार एक शौक के आने में वही बैठी रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। आखिर इतनी बड़ी बात कैसे मुमकिन हो सकती है? ये सब कैसे हो सकता है? मैं अंदर ही अंदर परेशानी से सोच रही थी। तभी हिम्मत करते हुए बाहर डॉक्टर के कमरे में चली आई। डॉक्टर के पास अभी मरीजों का रश था। मैं कुछ देर बाहर बैठकर इंतजार करने लगी और तभी अपनी बारी आने पर अंदर आ गई और डॉक्टर से पूछने लगी, डॉक्टर साहिबा मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, तो फिर मैं हामिला कैसे हो सकती हूँ? मैंने उलझे हुए अंदाज में डॉक्टर से कहा तो वो कहने लगी, बिल्कुल ये बात सच है कि आप हामिला हैं और कैसे हो सकती हैं ये तो आपको बेहतर पता होगा। कोई आपके करीब आया हो या किसी ने आपका फायदा उठाने की कोशिश की हो, आप ही इस बारे में बेहतर बता सकती हैं। डॉक्टर ने तो जैसे मेरे हवास ही खत्म कर दिए थे और मुझे बहुत सोच कर भी यह बात याद नहीं आ रही थी कि आखिर कौन मेरे करीब आया था, आखिर किसने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की थी, आखिर ऐसा क्यों है। मैं डॉक्टर के कमरे से बड़ी नामुराद सी वापस लौटी थी और अपना सामान समेटकर घर जाने लगी थी, क्योंकि भाई और भाभी तो पहले चले गए थे और डॉक्टर ने मुझे अब डिस्चार्ज कर दिया था। मैंने अपनी जरूरी चीजें समेटी और घर की राह ली, लेकिन सारे रास्ते में यही सोचती रही कि आखिर इस सब का कसूरवार कौन है, आखिर वो कौन है जिसने मेरे साथ ये सब किया। लेकिन बहुत सोचने के बाद भी मुझे किसी का ख्याल नहीं आ रहा था और ये कंफर्म नहीं हो रहा था कि ऐसा कौन कर सकता है। मैं घर आई तो दरवाजा खुला ही था और भाई और भाभी सामने ही लॉन्च में बैठे हुए थे। मैं बेइख्तियार चलती हुई सीधी भाई के पास आई और इन्हें कहा, भाई ऐसा कुछ नहीं है, ना तो मेरी जिंदगी में कोई इंसान है और ना ही मैंने किसी के साथ मुंह काला किया है, आप मेरी बात को समझे। मैंने भाई के आगे मुर्तजी अंदाज में हाथ जोड़ते हुए कहा तो भाई एकदम से गुस्से से भड़क उठा और कहने लगा, तुम्हें यह बात मेरी इज्जत लगती है? क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि मैंने जब से ये बात सुनी है शर्म से जमीन में गड़ कर रह गया हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी गलत निकलोगी। ये कहते ही भाई ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर रसीद किया और फिर इसके बाद भाई का हाथ रुका नहीं, बल्कि वो बेदर पे मुझे मारता रहा। इसने मुझे टांगे मारी, थप्पड़ मारे और मुसलसल मारता रहा, लेकिन मैंने भाई को नहीं रोका और भाई से रोते हुए सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं बेगुनाह हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं। लेकिन भाई ने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी, बल्कि वही किया जो इसे बेहतर लगा था। और भाई ने सिर्फ मारे पर उकताफा नहीं किया, बल्कि मारने के बाद मेरा हाथ पकड़कर मुझे गली में निकाल दिया और कहने लगा, आज के बाद इस घर का कभी रुख मत करना, तुम मेरे लिए मर गई हो और मैं तुम्हारे लिए मर गया। ये कहकर भाई ने घर का दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया और मैं एकदम दरवाजे पर हाथ रखकर रोने लगी और दोनों हाथों से दरवाजा पीटने लगी। नहीं भाई नहीं, ऐसा मत करो मेरे साथ, ये जुल्म मत करो, मेरी बात का यकीन करो। लेकिन भाई को मुझ पर रहम नहीं आया और इसने दरवाजा नहीं खोला, बल्कि अब तो भाई ऐसे हो गया जैसे वहां पर मौजूद ही नहीं हो। मैं काफी देर तक दरवाजे को पीटती रही और अपने भाई को पुकारती रही, लेकिन जब वो नहीं आया तो मैं समझ गई कि अब इस घर के दरवाजे मुझ पर बंद हो चुके हैं। मेरे भाई ने मुझे सफाई का मौका भी नहीं दिया, हालांकि इसे मुझ पर यकीन करना चाहिए था। मुझसे एक बार पूछता तो सही, लेकिन इसने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा और मुझे गुनहगार मान लिया।
ये बात मुझे अपने आप में शर्मिंदा कर रही थी और मैं इस वक्त यही सोच कर रो रही थी कि आखिर ये सबका कसूरवार कौन है। मैं क्योंकि मेरे रोने पीटने की आवाज सुनकर झांक रहे थे और मैं नहीं गिर्द की खिड़कियों से लुक जाती थी कि मेरे भाई का सर मेरी वजह से मजीद झुके, इसलिए चुपचाप इसे गली को छोड़ दिया और बाहर सड़क पर आ गई। अनजान रास्ते और अनजानी मंजिल की तरफ मैं बढ़ती चली जा रही थी। मुझे कुछ खबर नहीं थी कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं, लेकिन इस वक्त आंसू की चादर ने आगे का मंजर ढूंढला दिया था। तभी मैं एक ठोकर खाकर नीचे गिरने ही वाली थी कि अचानक किसी ने बड़े मेहरबान से अंदाज में मुझे थाम लिया। अरे बेटी, ध्यान से चलो, क्या हुआ है तुम्हें? किसी औरत की आवाज ने मुझे ख्यालों की दुनिया से हकीकत की दुनिया में ला बचा। मैंने बेइख्तियार इसकी तरफ देखा। मेरे आंसू भरे चेहरे को देखकर वो कहने लगी, अरे तुम तो रो रही हो, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। ऐसा करो, इधर आकर बैठ जाओ। इस औरत ने मेरा हाथ थामा और करीब ही पड़े हुए एक बेंच पर मुझे बिठा दिया। मैं बेइख्तियार और रोने लगी थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी इस औरत ने कहीं से पानी का गिलास लाकर मुझे दिया, जिसे मैंने एक ही सांस में खाली कर दिया और फिर वो मेरे करीब ही बैठ गई और कहने लगी, बेटी अगर तुम मुनासिब समझो तो बताओ क्या मसला है, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। इस औरत के मेहरबान अंदाज में कुछ ऐसी बात जरूर थी जिसने मुझे इसका गिरवेदा कर लिया और तभी मैंने बेइख्तियार इसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर वो तासिफ से सर हिलाने लगी और कहने लगी, तुम्हारे साथ तो वाकया बहुत ज्यादती हुई है। ना जाने कौन है जिसने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया और तुम्हें इस बात की खबर भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे भाई पर अफसोस है। इसे तुम्हें एक मौका तो देना चाहिए था। खैर तुम फिक्र मत करो, अगर मुनासिब समझो तो तुम मेरे साथ ईदी सेंटर चलो, मैं भी वहीं पर रहती हूँ। आज बाजार आई थी, कुछ चीजें लेनी थी, इसीलिए वो चीजें लेकर अब वापस जा रही थी कि रास्ते में तुमसे मुलाकात हो गई। शायद खुदरत को यही मंजूर था। इस औरत ने नरम से अंदाज में कहा तो मैं सर हिलाते हुए इसके साथ ही उठ गई, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था और ना ही कोई ठिकाना था। ईदी सेंटर में आने के बाद मेरी जिंदगी बड़ी बदल सी गई थी। मैं हर वक्त अपने बिस्तर पर बैठी रोती रहती थी। इर्द गिर्द मौजूद औरतें मेरी ही तरह हालत की सताई हुई थी। किसी को इसके शौहर ने मारकर घर से निकाल दिया था तो किसी के ससुराल वाले जालिम निकले थे, किसी की बहन भाई इसकी जायदाद पर काबिज हो गए थे और कोई अपनी जो इन औलाद के हाथों जिल्लत उठाकर यहाँ तक पहुंची हुई थी। अलगरज जितने चेहरे थे उतनी कहानियां थी और हर कहानी के पीछे एक नसीहत थी। मैं इन लोगों की कहानियां जब सुनती तो अपना दुख छोटा लगने लगता, लेकिन मुझे अपने साथ गुजरे हुए इस हादसे पर इतना अफसोस नहीं था जितना अपने भाई की बेएतनाई का दुख था। तभी मैं दिन रात में अपने भाई को याद करके रोती रहती और वहाँ की औरतें मुझे तसल्ली देती, हिम्मत देती और मेरा हौसला बढ़ाती। दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता करके अब मैं माजी को भुलाने की कोशिश कर रही थी। जैसे जैसे मेरे बच्चे की पैदाइश के दिन करीब आ रहे थे वैसे वैसे मेरी हिम्मत जवाब देती जा रही थी और मैं अल्लाह से मदद मांगती थी। अल्लाह से बार बार दुआ करती कि वो मेरी हिम्मत और हौसला बढ़ाई रखे, क्योंकि अगर मैंने पहले ही हिम्मत हार दी तो अपने साथ गुजरे हुए इस जुल्म की सच्चाई कैसे जान सकूंगी। यही वजह थी कि मैं बड़े मुतमईन से अंदाज में ये दिन गुजारने लगी थी और फिर वो दिन भी आ गया जब मैंने पुलसिरात की अजियत से गुजरकर एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। मुझे इस बच्चे को देखकर फितरी तौर पर एक मोहब्बत तो महसूस हुई थी, लेकिन मुझे इससे कोई इंसानियत नहीं महसूस हो रही थी। वो मुझे अपना बच्चा लग ही नहीं रहा था। ना जाने क्यों इसे देखकर मुझे बेइंतहाई रोना आ रहा था और मैं बेइख्तियार आंसू बहाने लगी थी। ना तो मैं ये जानती थी कि इस बच्चे का बाप कौन है और ना ही इस बच्चे को खबर थी कि इसकी दुनिया में आने पर मेरे साथ क्या कुछ हो चुका था। वहाँ की औरतें ही मेरे बच्चे को संभालने में लगी रहती थी। वो खुद ही इसका ख्याल कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि मैं किस तरह की अजियत से गुजर रही हूँ। अभी मेरा बेटा कुछ दिनों का ही था जब एक दिन मैं इसे लेकर एडी सेंटर से निकली और सीधी एक हॉस्पिटल में चली गई। वहां जाकर जब मैंने अपना मुद्दा बयान किया तो डॉक्टर हैरत से मेरा चेहरा देखने लगी और कहने लगी, आखिर आप इसके डीएनए टेस्ट क्यों करवाना चाहती हैं? क्या वजह है? जबकि मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। चंद महीने पहले मैं यहाँ पर दाखिल हुई थी और तब मैंने आपसे कहा था कि मैंने तो आज तक किसी मर्द को छुआ तक नहीं, तो फिर मेरे साथ ये सब कैसे हुआ? मैं वही लड़की हूँ। मैं अब ये सच्चाई जानना चाहती हूँ कि आखिर मेरे साथ ये सब इल्म किसने किया और क्यों किया, क्योंकि मैं अपने साथ जुल्म करने वाले को माफ नहीं करूंगी। मैंने डॉक्टर से कहा तो डॉक्टर ने समझते हुए सर हिलाया और कहने लगी, ठीक है, आपके कहने पर हम डीएनए टेस्ट करवा देते हैं, बाकी जो आपकी किस्मत। डॉक्टर के रवैये ने मुझे थोड़ा हौसला दिया था और मैं अपने बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाने में कामयाब हो गई। अब मुझे बेचैनी से टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार था, क्योंकि आज सच्चाई मेरे सामने आ जानी थी। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि सच्चाई जब मेरे सामने आएगी तो फिर मैं क्या करूंगी। मैं किसका दर खटखटाऊंगी, किसे जाकर अपनी सफाई पेश करूंगी, किसे कहूंगी भाई और भाभी ने इस दिन के बाद से तो मुझे पूछा तक भी नहीं था। इन्हें तो ये तक नहीं पता था कि मैं कहाँ रह रही हूँ
और अब जब सारी सच्चाई सामने आ जाएगी, सबूत मेरे हाथ में होगा, तो फिर मैं क्या करूंगी? क्या भाई मेरी बात का यकीन कर लेगा? क्या सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा? मैंने बड़ी उदासी से सोचा था और बेचैनी से रिपोर्ट आने की मुंतजिर थी, जबकि रिपोर्ट आने में ही काफी वक्त लग गया था और मैंने ये एक एक लम्हा अजियत में गुजारा था। तभी डॉक्टर ने जब रिपोर्ट लाकर मुझे थमाई तो मैंने धड़कते हुए दिल से थामकर इसे खोला और जब पढ़ा तो फिर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा भी हो सकता है। एक लम्हे के लिए भी मेरा ध्यान इस तरफ नहीं गया था, लेकिन आज मैं सुर्खों हो चुकी थी और खुद को पाक बाज साबित करने में कामयाब हो चुकी थी। लेकिन मैं अभी भी नहीं जानती थी कि आखिर वो शख्स मेरे साथ ये जुल्म कैसे कर सकता है, आखिर वो कैसे इस काबिल हो सकता है। लेकिन अब इसका जवाब तो मुझे भाई के घर जाकर ही मिलेगा। इसलिए मैंने एक हाथ में रिपोर्ट उठाई और दूसरे हाथ में अपने बच्चे को और भाई के घर चली आई। भाई ने इतने अरसे के बाद जब मुझे सामने देखा तो एकदम हैरान रह गई थी, लेकिन जब इनकी नजरें मेरे बच्चे पर पड़ी तो ये इनकी आंखों में तो एक सच सा तासिर उतर आया था जिसने मेरी रूह को चटका कर रख दिया था। तभी मैं आगे बढ़ी और बड़े मजबूत लहजे में भाई को मुखातिब करके कहने लगी, भाई मुझे आज अपनी सफाई पेश करनी है। आपको बताना है कि आपकी बहन गुनहगार नहीं है और ना ही इसका नफस इतना बेलगाम है कि वो इस पर काबू न रख पाए। मैंने ये कहते हुए वो फाइल भाई को थमा दी, जैसे भाई ने नासमझी से पकड़ा और पढ़ने लगे। तभी जैसे जैसे वो फाइल पढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे इनके चेहरे के तासीरात भी बदलते जा रहे थे, जबकि भाभी भी वहाँ करीब ही खड़ी थी। एकदम आगे बढ़ी और भाई के साथ मिलकर इस फाइल को देखने लगी। शायद इन्हें इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि मैं अपने हक में सबूत लेकर आई हूँ, लेकिन भाभी का रंग भी मुतगैर होता जा रहा था और वो फाइल पढ़ लेने के बाद एकदम से चिल्ला उठी और कहने लगी, झूठ है, ये सब बकवास है, ये इस लड़की का कोई नया धोखा सा है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये मेरे भाई को हमारी नजरों में गिराने के लिए ये सब कुछ कर रही है। अरे आज अगर इतने अरसे के बाद अपना हक में ये कागज का टुकड़ा ले आई है तो क्या हम इसका बात का यकीन कर लेंगे? भाभी ने गुस्से और जज्बात में आकर जब ये कहा तो भाई नासमझी से कभी मुझे देखते और कभी भाभी को, लेकिन मैंने एकदम से अपने बच्चे के सर पर हाथ रखकर भाई से कहा, भाई मैं सच कह रही हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैंने जब ये रिपोर्ट्स करवाई थी तो अपने असल मुजरिम को सामने लाने के लिए ही करवाई, और अब जब मुजरिम सामने आ गया है तो आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? आपने तब कागज के टुकड़ों का यकीन कर लिया था जब उन्होंने मुझे मुजरिम साबित किया था, लेकिन आज जब मैं इसी कागज के एक टुकड़े पर खुद को बेगुनाह साबित कर रही हूँ तो आप मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे। मैंने भाई से कहा तो भाई खामोश से हो गए। तभी भाभी एकदम आगे बढ़ी और मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा और कहने लगी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम ये सब ड्रामेबाजी कर रही हो, मेरे भाई को हमारी नजरों में गिराना चाहती हो। अरे तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो ज़हनी तौर पर एक बच्चा है और वो कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। मैंने भाभी की थप्पड़ को बर्दाश्त करते हुए एकदम नफरत से इनकी तरफ देखा और बोली, भाभी बेशक आपका भाई ज़हनी तौर पर एक बच्चा है, लेकिन जिस्मानी तौर पर एक वो मर्द है और इसका दिल भी एक मर्द वाला है और इसकी भी कुछ ख्वाहिशात हैं। आप लोगों ने इसे बच्चा बच्चा कहकर ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है, हालांकि इसमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और फिर मेरी मिसाल आपके सामने है, ये बच्चा आपके भाई का है। आप जहां से चाहे अपनी तसल्ली के लिए जाकर टेस्ट करवा सकती हैं, जिससे चाहे इस बात की गवाही ले सकते हैं, लेकिन मुझे आपसे सिर्फ ये जानना है कि आखिर आपके भाई ने मेरे साथ ये क्यों किया, कि इसने ये सब करके मेरी जिंदगी बर्बाद की। मैंने भाभी से दृष्टि से बात करते हुए कहा तो भाभी एकदम जोर जोर से चिल्लाने लगी, जबकि भाई आगे बढ़े और कहने लगे, तुम चुप कर जाओ, आज ये मेरा और मेरी बहन का मामला है और मैं अपनी बहन के साथ खुद बात करूंगा। तुम ऐसा करो, अपने भाई को फोन करके यहाँ पर बुलवा लो और आज इस बात का सच झूठ का पता चल जाएगा। भाई ने भाभी को हुक्म सादिर करते हुए कहा तो भाभी कहने लगी, क्यों मैं अपने भाई को यहाँ पर क्यों बुलाऊं? आपकी बहन ने जिसके साथ मुंह काला किया है इसे बुलवाएं और इस किस्से को खत्म करें। भाभी के इस तरह कहने पर मेरा दिल कट कर रह गया था, जबकि भाई कहने लगे, अगर तुम इसे यहाँ नहीं बुलाओगी तो फिर मैं खुद बुलवा लेता हूँ। ये कहकर भाई फोन की तरफ बढ़े और अपने ससुराल में फोन करके आजान को भेजने का कहा। भाभी बेबसी से भाई की तरफ देखकर रह गई। अब आजान का इंतजार था, जब तक वो यहाँ पर ना आता बात वाजा नहीं हो सकती थी। तभी कुछ देर के बाद आजान भी चला आया और नासमझी से इस सूरत हाल को समझने की कोशिश करने लगा। तभी भाई ने वो फाइल इसके आगे रखी और इस बच्चे को इसके सामने किया। आजान ने वो फाइल पढ़ी और इसका रंग मुतगैर सा हो गया था, जबकि इस बच्चे को देखकर इसके चेहरे पर बड़े नरम से तासीरात उभरे थे। भाई को यह समझने में देर नहीं लगी कि आजान ही असल मुजरिम है और इसी ने ही ये सब किया है। तभी भाई इसे कहने लगे, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुमने ये किया है या नहीं, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि तुम ही असल कसूरवार हो, लेकिन मैं जरूर जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और फिर तुम इतनी खामोशी से यहाँ से गायब हो गए कि दोबारा कभी पलटकर तुमने तो ना तो मेरी बहन की खबर ली और ना ही इसकी पेश करने की कोशिश की। भाई ने आजान से गुस्से से पूछा तो आजान कुछ बड़बड़ाने लगा और कहने लगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कसूरवार नहीं हूँ और ना ही मुझे पता है। आजान ने बचकाना से अंदाज में कहा तो भाभी एकदम गुस्से से इसकी तरफ बढ़े और इसे 2-3 थप्पड़ एक साथ दे मारे, जिसे भाभी
बर्दाश्त नहीं कर पाई और एकदम चिल्ला उठी, मेरे भाई को मत मारे, आखिर आप इसके साथ ये जुल्म क्यों कर रहे हैं। जबकि भाई भाभी की तरफ मुड़े और उंगली उठाकर इन्हें चुप रहने की तनबिया की। तभी भाभी एकदम खामोश हो गई और भाभी अजान से कहने लगी, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं अभी खड़े खड़े तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा और फिर अपनी बहन को यहाँ से लेकर चले जाना। अगर तुमने मेरी बहन की बर्बादी की, ये एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा, तो मैं भी तुम्हारी बहन के बारे में अब नहीं सोचूंगा।